अभी भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिल्ली में काफ़ी गहमागहमी है, पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है और राहुल गांधी आज के हीरो माने जा रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी ने समन किया था और आज पेशी पे वो आए हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने एक जिस तरह से एक खाका तैयार किया है, वो उसको कांग्रेस को आज एक माइलेज जरूर मिला है। ये मामला कौन सा है और किस मामले में कांग्रेस को आज बढ़त मिलती दिख रही है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता है, पेशे से वकील भी हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, जो अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार जी, इस शो में आपका स्वागत है। साथ ही हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी से कि रविंद्र जी, आज ये जो अभी गहमागहमी मची हुई है स्टेट्समैन को लेके और उसकी मालकाना उसको लेके मची हुई है, ये क्या है, पूरा प्रकरण क्या है? आप तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। उसका एक उर्दू संस्करण आता है जिसका नाम है कौमी आवाज़, और एक नवजीवन आता है जो कि हिंदी का अखबार है। तो ये अखबार जो है जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए और उसके बाद देश की आज़ादी की लड़ाई में इस अखबार का बड़ा योगदान रहा। जी जी। और जब बाद में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इसके संस्करण जो है कई राज्यों से निकलते थे और वहाँ इनके दफ्तर थे। 2006-07 में ये तय किया गया कि जो नवजीवन ट्रस्ट है, एजे ट्रस्ट जो है, उसको जो है यंग इंडिया ट्रस्ट में उसकी संपत्ति को बांट दिया जाए। अब आप एक बात समझिए कि जो एजे लिमिटेड कंपनी थी, वो एक ऐसी कंपनी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से चलती है। और जैसे कि आप बहुत सारी कंपनियां देखते होंगे जो चैरिटेबल कंपनियां होती हैं, वो किसी को कोई प्रॉफिट नहीं देती। उनका मकसद समाज की सेवा करना होता है और उन पे कोई, जैसे यूएनआई एक बड़ी संस्था है जो कि यूनाइटेड न्यूज़ इंडिया, वो भी एक इसी सेक्शन की कंपनी है। तो इसको उन्होंने तय किया कि हम इसको जो है यंग इंडिया एक ट्रस्ट बनाया वो कि इसमें इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। तो अमलगमेशन की एक परंपरा हिंदुस्तान में कंपनियों का रहता है। कंपनियों को टेक ओवर करते हैं और टेक ओवर करने के बाद वो नई कंपनी बन जाती है। और नई कंपनी बनाने में ये है कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि जो कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार निकलते थे, उनके ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि हम इसे देकर इसे उबारेंगे। और ये झगड़ा उसी 90 करोड़ के मामले में 2006-07 के। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद आज जो इस मामले को जो हाइक दिया जा रहा है और इसमें लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से इसमें गिल्टी दिख रही है आपको, तो ये क्या प्रकरण क्या है, पूरी तरह से प्रकरण क्या है? देखिए, आपको मैं एक प्रकरण याद दिलाऊंगा। वो है जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले थे 2013 में। बड़ी हवा थी कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए दोबारा अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तब उनके बारे में ये आया था कि उनकी कंपनियों में घोटाला हुआ है, और ये था कि अब जो है जैसे नितिन गडकरी 3 बजे अपना जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, उसी समय आता था कि इनकम टैक्स वाले तैयार हैं, कंपनी के जो कंपनी लॉ बोर्ड के लोग हैं वो तैयार हैं, कंपनी की जो मिनिस्ट्री है वो तैयार है, नितिन गडकरी अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। और सुबह 5 बजे से लेकर समझिए रात के 9 बजे तक ये खबर चलती रही कि नितिन गडकरी का बीजेपी के अध्यक्ष के उम्मीदवार का पर्चा भरेंगे या अरेस्ट होंगे। और एक समय पर यह आया कि नितिन गडकरी ने तय किया कि मैं बीजेपी के अध्यक्ष के लिए पर्चा नहीं भरूंगा। और उसके बाद आपने देखा वो सारे केस गायब हो गए, कोई भी केस आपको नज़र नहीं आएगा। नितिन गडकरी वो सारा मामला ये हवा हो गया, जैसे हवा हवाई हो गया। तो ये जो है आप समझिए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कंपनी अफेयर मिनिस्ट्री हो, ये बड़ी धोखेबाज और एक तरह से सरकार की मायावी कंपनियां हैं। ये किसी को भी कह सकती हैं कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक डूबियस एक्ट है हिंदुस्तान का। ये एक ऐसा एक्ट है कि अगर 4 आदमी हम यहाँ बैठे हैं तो वो 2 को चाहे तो दोषी बता सकता है, 2 को गवाह बता सकता है, 2 को निर्दोष बता सकता है। तो ये बात ये है कि 2009 से पहले जो कंपनी एक्ट में थोड़ी बहुत गलतियां, भूल सुधार होती थी, तो उसके लिए एक मीमो आता था कि भाई आपने ये गलत किया, इसे ठीक कर लो, आपका फॉर्म 31A सही नहीं भरा गया, इसे ठीक कर लो। तो उसके लिए जुर्माना नहीं था, फिर उसमें जुर्माने का प्रोविज़न किया गया। जुर्माने के बाद वो जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया।
फिर उसके बाद उसमें सजा भी जोड़ दी और वो जो बन गया है पीनल एक्ट कि आपने जो है क्राइम किया है। तो हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है? हिंदुस्तान का कानून कहता है ये 2009 में कानून बना था। ये 2002 से ही चल रहा है। जो PMLA एक्ट अरुण जेटली ने लाया था, मैं इस एक्ट को ही गलत मानता हूँ। हिंदुस्तान की जो पूरी दुर्दशा आज के समय है, हिंदुस्तान में जो भुखमरी है, हिंदुस्तान में इंडस्ट्री नहीं लग रही, हिंदुस्तान में विदेशी आदमी क्यों नहीं आते इंडस्ट्री लगाने? वो इसलिए नहीं आते, ये एक्ट जो ऐसे हैं जो एक तरह से रावण जैसी ताकत भारत सरकार के एक छोटे से अधिकारी को दे देते हैं। हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मतलब है पैसा कमाना एक अपराध है। PMLA कहता है आप पैसा कमाओगे आप जेल जाओगे, इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप पैसा कमाओगे जेल जाओगे, GST एक्ट कहता है आप पैसा कमाओगे जेल जाओगे। इसलिए ये सारे मायावी एक्ट हैं और मैं ये मानता हूँ कि देश की बर्बादी का कारण 2002 के बाद देश में बने जितने भी ऐसे फाइनेंशियल कानून है ये है। अच्छा रविंद्र कुमार जी, देखिए ये तो जो मायावी कंपनियां मायावी एक्ट जिनको आप बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, ये तो हर गवर्नमेंट के साथ रहती है। नहीं तो उन लोगों ने किस तरह से इसका इस्तेमाल किया कि जो आज इतने हाइक जा रही है और लोग इसके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो धंधा करता है, धंधा करना एक बड़ा सबसे कठिन काम होता है। आदमी कहीं से पूंजी लाता है, अपने साधन इकट्ठे करता है, पैसे इकट्ठे करता है, लोगों को रोजगार देता है, फिर पैसा कमाता है। रिस्क कौन उठाता है? जो धंधा कर रहा है। और कंपनियां क्या कहती हैं? अगर आपने पैसा कमा लिया तो तुम जो है चोर हो। हिंदुस्तान में आज के समय में पैसा कमाना चोरी करने के बराबर है। इसीलिए मैं जो मस्क की बात चलती है बार बार कि मस्क को भारत सरकार कहती है तू अपनी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में लगा ले, तो एलन मस्क कहता है मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसे पता है जिस दिन वो फैक्ट्रियां लगा देगा GST का एक छोटा सा अफसर जो है उसे उठा के बंद कर देगा। GST एक्ट की धारा 132 कहती है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी। यानी पैसा कमाने वाले आदमी को क्रिमिनल एक्ट में अपराधी की तरह जेल में 1 साल रहना पड़ेगा। इस बात के लिए एक छोटा सा आदरा अधिकारी करेगा। इसीलिए कंपनियां हिंदुस्तान में नहीं आ रही और अपनी फैक्ट्री नहीं लगा रही। जब इतना एक खतरनाक एक्ट है और पूरे जो भी पढ़े लिखे आपका कौम है, पढ़ी लिखी जो बिरादरी है, तो फिर इसके खिलाफ जानते हुए भी क्यों नहीं आवाज उठा पा रही है? हमारी संसद में मूर्ख लोगों का पूरा वर्चस्व है, बहुमत भी नहीं कह रहा मैं, वर्चस्व है। MP पढ़ते नहीं है कानून। MP ऐसे ऐसे कानून पास कर देते हैं जो उनको पढ़ाए जाएं तो कहेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। हिंदुस्तान की संसद में बहस नहीं होती, सिलसिलेवार नहीं होती। आपको इनकम टैक्स वो IT एक्ट के बारे में बताता हूं कि जिस समय IT एक्ट हिंदुस्तान में पास हुआ तो उस एक्ट में पूरा एक्ट में लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और पूरा एक्ट की उसकी जो पढ़ाई होती है, जब उसको कैबिनेट सेक्रेटरीट में रखा जाता है, कैबिनेट में उसके बाद में बहस होती है, उसके बाद उसको कैबिनेट पास करता है, उसके बाद उस संसद में उसकी 3 बार रीडिंग होती है, फिर उससे बहस होती है, फिर वो पास होता है, फिर वो दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पर 3 बार उसकी रीडिंग होती है, फिर उस पर बहस होती है, अमेंडमेंट्स आते हैं, फिर वो पास होता है, फिर उसके बाद कैबिनेट के में जाता है, फिर वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो उसमें लिखा था कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो अगर ये लिखा है और वो एक्ट पास हो गया तो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे जो कि CPM के थे, उन्होंने कहा, पढ़ा, वो सीनियर एडवोकेट थे खुद कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने पढ़ा, उससे कहा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह ये यानी गवर्नमेंट मीन यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो कॉरिजेंडम आया और उस एक्ट का आया जो कि ग्रेट ब्रिटेन ने वहाँ पर अपने यहाँ रद्द कर दिया था। उन्होंने ऑब्सोलेट एक्ट को हमारी संसद ने पास कर दिया। ये उस समय की बात बता रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग इस संसद में होते थे। आज के दिन संसद में जो एक्ट बनते हैं उनकी पढ़ाई नहीं होती। पहले संसद में जो है आप पेपरलेस वर्क है, पेपरलेस वर्क में ये होता है कि पहले आपको कापियाँ आती थी, पत्रकारों को भी मिलती थी और आप उसे ले जाते थे। अब पेपरलेस है जी, कंप्यूटर में डाल दिया। कंप्यूटर में खोलोगे तो कौन खोल के पढ़ेगा? हमें पढ़ने की आदत नहीं है लोगों को, तो कोई जो है पढ़ता नहीं, एक्ट पढ़ते नहीं और पास हो जाते हैं। पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि संसद अपनी बहसें नहीं करती, संसद अपना मंतव्य नहीं बताती, संसद ये नहीं बताती कि हम एक्ट क्यों पास कर रहे हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। हमारे एक्ट की एक एक लाइन को बारे में हमें फैसला करना पड़ता है। एक चीज़ मुझे बताइए, आपकी बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी अभी शासन कर रही है केंद्र पे, बीजेपी को छोड़ के देश में कितनी और पार्टियां हैं? पार्टियां कितनी हैं? इलेक्शन कमीशन में 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी सारे पार्टी के लोग क्या मूर्ख हैं? जो आपने कहा कि पार्लियामेंट में मूर्ख लोग जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है, आवाज क्यों नहीं उठाते? वो संसदीय अपने दायित्व को पूरा नहीं करते। पार्लियामेंट और विधानसभा, हम विधानसभा को क्या बोलते हैं? विधायक बनना। विधायक का मतलब जो चीजों को बढ़ाए, अच्छी दिशा में बढ़ाए, पॉजिटिविटी लाए। आप समझिए यही हाल जो है आप देखेंगे दिल्ली में है, विधानसभा लगती है, पता चलेगा जी 1 दिन लगी, 2 दिन लगी, और उसमें हल्ला गुल्ला होता है और बड़े बड़े भाषण होते हैं, और ऐसे भाषण होते हैं जो कानून के बारे में नहीं होते।
वो कानून की जगह जो और किसी बारे में भाषण चल रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा। ऐसे संसद में जो है हमारे जो किसान बिल हैं, 3 किसान बिल जब पास हुए तो वो 3 सेकंड में पास हो गए। नहीं रविंदर जी, मेरा कहना ये है कि देश में इतनी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, और सब जानते हैं कि ये कानून गलत तरीके से बना हुआ है, गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसका परिणाम पूरे देशवासी को भुगतना पड़ रहा है। आज सिर्फ मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या ये सभी, जैसे आपने कहा कि संसद में मूर्खों की बारात है, तो क्या सभी लोग मूर्ख हैं जो बाहर भी हैं वो भी? और अगर ये मूर्ख हैं वास्तव में, तो आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, जो जानकार भी हैं, ये क्यों नहीं सलाह देते? और सलाह अगर देते हैं तो लोग क्यों नहीं मानते इस पर? ऐसा है, लोगों को बुद्धि का इस्तेमाल करना सबसे बुरा लगता है। कोई नहीं चाहता किताब पढ़े, अखबार पढ़े। आप अखबार की दुनिया के आदमी हैं, आप देखेंगे अखबार नहीं पढ़ते लोग। अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, कोई देखेगा फिल्म में राशिफल क्या है, कोई देखेगा फिल्म कहाँ लगी है, ऐसे पढ़ते हैं ना। अखबार में लोगों की रुचि नहीं होती, संपादकीय नहीं पढ़ते, लोगों को ही नहीं पता होता संपादकीय का मतलब क्या होता है, संपादकीय पेज क्या होता है। तो हिंदुस्तान में ना पढ़ने की एक परंपरा है। दूसरी बात यह है कि जिसको चोट लगती है वही बिलबिलाता है, बाकी लोग जो है प्रिवेंटिव रूप से नहीं बिलबिलाते। मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे एक्ट बने हुए हैं, अगर आप पढ़ लें तो आपका सिर जो है शर्म से झुक जाए। और अदालतों के सामने कानून कब आता है? जब कोई इसको चैलेंज करेगा। आप देखिए, जितनी बड़ी भी संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन है या CII है या और दूसरी संस्थाएं हैं, वो भी इन बारे में कुछ बात नहीं करती। सबको लगता है पैसा कमाने के लिए लाइजनिंग करो, पैसा कमाने के लिए जोड़ तोड़ करो, पैसा कमाने के लिए घूसखोरी करो, और घूसखोरी करने के बाद जब उन पर असली मार पड़ती है तब वो कहते हैं जी गलत कानून बन गए हैं, हम क्या करें। सरकार चूंकि कोई भी होती है, अफसर तो वही रहेगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, आपका मंत्री बदल जाएगा, लेकिन अफसर तो वही रहेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी के आड़ में जो भी षड्यंत्र देश के नागरिकों के खिलाफ हो रहा है, ये लोकतंत्र का हनन जो है नेता नहीं कर रहे, ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है। ब्यूरोक्रेसी को पता है कि मैं जो है 60 साल तक नौकरी पे रहूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और इसीलिए वो मनमानी बात करके लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। त्रिपाठी जी, आप पिछले कई सालों से पार्लियामेंट को देख रहे हैं जी। पार्लियामेंट के अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं। रविंद्र कुमार जी जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी यानी कि एक पार्टी के नेता को ईडी बुला के, यानी कि एक छोट भैया कोई भी ब्यूरोक्रेट बुला के, कोई भी एक वर्कर बुला के अगर उनसे बातचीत करता है तो उनकी तौहीन हो जाती है। तो क्या जांच करने का अधिकार नहीं है किसी को? नहीं, जांच करने का इस अधिकार। मामले को आप कैसे देख रहे हैं, इस प्रकरण को कैसे देख रहे नहीं, हैं? देखिए, जो आप वकील साहब ने कहा अभी रविंदर जी ने, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए थे पूरे प्रकरण में, उसमें ये साबित हुआ था कि ये जो घपले हुए थे, इसमें घपला साबित हो गया था। अब सवाल वो था जो केस का मामला है, अब ईडी इसलिए बुलाए गए जो घपले हुए हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। 38% शेयर इसमें राहुल गांधी के थे, 38% शेयर जो है सोनिया गांधी के थे। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा लगता है कि ये घपले हुए हैं, तो वो जांच एजेंसी है, उसको नैतिक अधिकार भी है, उसको ड्यूटी भी है, वो पूछ रही है, उसमें कोई बात नहीं है। जहां तक इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है कांग्रेस में, तो कांग्रेस पार्टी है, उसको पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहिए और ले रही है, और ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, और कोई भी फैसला जांच के बाद ही कोर्ट कर पाएगी, जो भी होगा उसके बाद ही कर पाएगी, और ये जांच की प्रक्रिया में आगे चीज चल रही है। राहुल गांधी जो है, उन्होंने पहले विदेश में थे, उन्होंने अपना समय बढ़ाया और जांच करने के लिए गए, ये अच्छी बात है लोकतंत्र में। आप जो है अपनी बात तो कहिए, और ये पब्लिक को तय करना है कि ईडी का एक्टिविटीज़ कैसा है, वो ये बड़े नेता को एक्सप्लॉइट कर रही है, परेशान कर रही है, या ये पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए और कानून अपना काम करेगा। रविंद्र कुमार जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथ में ईडी है, CBI है और NIA है। जिसको चाहे NIA के तहत टेररिस्ट बना के बंद कर दें, जिसको भी हो CBI के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर और किसी उठा में बंद कर दें। आपका ये है, आपका ईडी है, तो किसी भी तरह से इनमें भी पैसे का अगर घालमेल होता है, कहीं उठा के किसी को बंद करवा दें। लेकिन सवाल एक उठता है कि जो कंपनियां हैं जो भारतीय कानून में या भारतीय संविधान में प्रदत्त है, अगर वो कंपनियां अपना काम कर रही है तो हमें राजनीतिक एक बिसात बिछाने की जरूरत क्या है? उनको काम करने दिया जाए ना। देखिए, ये तो आपको कहाँ इसमें गलत लग रहा है? कि मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा।
कि इसमें पॉलिटिक्स कोई है? मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की। मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया नितिन गडकरी का, जिनके बारे में ये बात थी और ये सच बात है। तो एक चीज़ को आउट ऑफ द प्रोपोर्शनेट बनाना, उसका हवा बनाना कि ये हो गया ये हो गया। मैं दलेर मेहंदी का वकील था। जब मैं दलेर मेहंदी के लिए गया यानी लुधियाना वहाँ पर कोर्ट में, तो वहाँ पर ऐसे आ रहा था, आज तक वाला दिखा रहा था इसके तार जो है स्वीडन से जुड़े हुए हैं, इसके तार जो है अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसके कबूतरबाजी के तार जो है कनाडा से जुड़े हुए हैं। तो हम रास्ते में आ रहे थे, देख रहे थे भाई क्या आज तक वाला कह रहा है और दूसरे एबीपी चैनल क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है। जब दिल्ली आए तो वो मामला जैसे ही सेटल हुआ, उसके बाद वो ना तार रहे, ना वो कबूतर रहे, ना वो कनाडा रहा, ना वो रहा। ये चीज़ें जो है मानसिक दिवालियेपन की बात है। आप ये हमारे मीडिया की, ब्यूरोक्रेट्स के, मीडिया के, फिर गवर्नमेंट के? मीडिया को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेलेक्टिव लीकेज देते हैं, उनको बताएंगे ये। तो और मीडिया के पास सबसे बड़ी सुविधा क्या है, वो कहेगा हमारे सूत्रों का कहना है। अब ये सूत्र जो है ये कुछ भी कह सकते हैं। रविंद्र जी, आप भी काफी समय से इस नहीं, मैं हूं, अभी भी हूं। और सवाल ये है, हाथ त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पे, कि जो चीजें छुपाई जाती है वही खबर बनती है, बिल्कुल, चाहे हमारे पास आए चाहे किसी और के पास में जाए। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं सहमत हूँ, पूरा वकील साहब ने जो कहा मैं सहमत हूँ। और ये है कि आप जुडिशरी जो फैसला देगी, जांच एजेंसियां जुडिशरी को बताएंगी, और जो फैसला होगा उसके पहले पब्लिक के कोर्ट में आदमी बदनाम हो जाता है। उसकी जितना नुकसान होता है, राजनीतिक नुकसान होता है, उसको झेलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात वकील साहब ने कहा कि इसमें एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि मीडिया में कोई बात जाने के पहले वो जो है कुछ न कुछ चीजें जो है वो उस पर बंदिश लगनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, बंदिश लगनी चाहिए। हल बताता हूँ, हल बड़ा आसान है। ये आया कि फलाने आदमी ने रेप किया, बड़ी खबर आएगी अखबार में, और अपनी वेबसाइट पे दिल्ली पुलिस डालेगी या कोई भी पुलिस डालेगी, जी फलाना केस फलाने के खिलाफ रजिस्टर्ड हो। जब बाद में उसका फाइनल फैसला आता है, आदमी को सजा होगा या एक्विट हो गया, कम से कम इन डिपार्टमेंट को अपनी वेबसाइट पे ये डालना चाहिए ये केस इस साल दर्ज हुआ, इसका अंत ये हुआ, ये आदमी बरी हो गया। आप समझिए ईडी के बारे में, आप समझिए कि ईडी ने 2004 से लेकर 2014 तक कुल 112 केस जो रजिस्टर्ड किए, और 2008 से लेकर 2022 में 31 मार्च तक 3000 केस दर्ज किए। लेकिन नोटिस तो हजारों में गए हैं। नोटिस जाते हैं, नोटिस तो समझे नहीं। आप एक केस में 256 अक्यूज हैं, जैसे आप भूषण स्टील का केस है उसमें 256 तो अक्यूज हैं, उसमें अगर आप गवाह जोड़ेंगे तो वो 1100 हैं, तो नोटिस कितने लोगों को जाएंगे? यानी कोर्ट में 256 लोग घुस नहीं सकते। तो जज कहेगा आज 4 आ जाओ, आज 2 आ जाओ, आज 1 आ जाओ। चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट बनाया जाता है, और वो जादू की छड़ी होती है सरकार के हाथ में। अचानक एक दिन लगेगा बहुत बड़ा केस है, अचानक एक दिन पता लगेगा इस केस की तो कोई सर और पैर कुछ है ही नहीं, ये केस था ही नहीं। तो ईडी या कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस एजेंसी, उसको एक वेबसाइट बनानी चाहिए कि इस साल में केस हुआ, इस केस का हल क्या हुआ, इस केस का अंत क्या हुआ। आज भी सीबीआई के जो केस है वो 28% केस ही उन लोग सजा में बदलते हैं, और 28% उन लोगों के बदलते हैं जिन बेचारों पे पैसे नहीं होते। जैसे कोल स्कैम में जो कोल सेक्रेटरी थे मिस्टर गुप्ता, उन्होंने कहा मेरे पे वकील को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि आदमी पे पैसे नहीं है। अदालतें पैसा मांगती हैं, वकील पैसा मांगता है, सिस्टम पैसा मांगता है। मान लीजिए मेरे खिलाफ 50,000 पेज की अगर चार्जशीट फाइल हो जाए और मेरे को उसके 5 सेट कराने पड़े, तो अगर 1 रुपया लगता है तो 3 लाख रुपए तो फोटो सेट कराने में लग जाएगा, और फिर मैं वो कॉपी रखूंगा कहाँ? ट्रक के हिसाब से आपको जो है वो अपने चार्जशीट ले आनी पड़ेगी। आप देखिए ऐसी ऐसी चार्जशीट है, 10 लाख पेज की चार्जशीट है। सुब्रत राय सहारा की जो चार्जशीट है, जो उसकी डॉक्यूमेंट है, वो 36 ट्रक में डालोगे तब आएंगे। तो आप समझिए एजेंसी को सजा किस बात पे देनी, छोटी सी बात पे देनी, तो आप उसे छोटा नहीं कर सकते। पूरी रामायण पढ़ देंगे, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ रुपए लोग जो है, अगर आप उनकी सेंसस के नाम दे दें, ये 140 करोड़ में एक जो है आर पांडे जी जो है ये दोषी हैं, तो वो पूरा गट्ठर थमा देंगे। अरे भाई बता दे कि इसका ये फलानी जगह रहता है, इस कॉलोनी में रहता है, इस मकान में रहता है, ये इसका नंबर है। तो हमारी जो एजेंसी है वो क्या करती है, मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल कर देंगे और सारा दे देंगे ट्रंक भर के, और कहेंगे देखो जी हमने बड़ा काम किया। भाई तूने काम नहीं किया, सीप के ढोल में मोती ढूंढ के देना है, जज को बताना है इसने ये क्राइम किया है, तो वो मोती नहीं ढूंढेगा, कचरा ढूंढ के ले आएगा। जज का काम है कि भाई तू उसमें सीप ढूंढ, फिर इसमें मोती ढूंढ, फिर उसमें छेद कर, और फिर इसके गले में टांग दे। तो हिंदुस्तान में कोई एजेंसी सही ढंग से काम नहीं करती, और उसे बताना चाहिए कि कौन कौन बरी हुए, तब आदमी कहेगा मेरे आत्मसम्मान का इस देश में सम्मान है। तो ये रहे रविंद्र कुमार जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी। रविंद्र जी ने जो बात की थी वास्तव में ये सोचनीय बात है, और ये सबके लिए सोचनीय बात है। कानून के
जो हमारे रखवाले हैं उनके लिए भी, और जो कानून बनाने वाले हैं उनके लिए भी, कि एक आदमी पर अगर केस रजिस्टर्ड होता है तो बदनाम होते उसे देर नहीं लगती। जंगल की आग की तरह ये बातें फैल जाती है, लेकिन वही अगर बरी हो जाता है तो उसकी चर्चा कहीं नहीं होती, और ये लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए नुकसानदायक है। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।